हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मिरर फॉर्मूले को लेकर के। ये लेक्चर हमारा रहेगा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन देखो, और भी मैग्निफिकेशन है आपके पास, एरियल मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन है, पर हमारे सिलेबस में जो अभी 10th क्लास में है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मीनिंग ये है, जब हमने रे डायग्राम्स बनाए थे हमारे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तो वहां पे हमने देखा था कि जो इमेज का साइज है, इमेज की वहां पे हम जनरली हाइट की बात करते थे, या इमेज का साइज जो है वो कभी ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल भी आया था, छोटा भी था और बड़ा भी था। लीनियर मैग्निफिकेशन बस आपको यही बताता है कि लीनियर मतलब लाइन में, यानी लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ या सिर्फ ब्रेड्थ की अगर हम बात करें, पूरे एरिया की नहीं, या तो लेंथ या ब्रेड, यानी इस तरह से एक लाइन में अगर हम बात करेंगे तो हमारी इमेज को अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें तो वो हमारे पास कैसा मिलता है, यानी इमेज बड़ी मिलती है या छोटी मिलती है या इक्वल साइज मिलती है। यानी बेसिकली हमने कंपैरिजन करके बताना होता है, और कंपैरिजन करने के लिए हम अभी तक क्या करते आए हैं, हम रेशो लेते आए हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन भी एक तरह से क्या है, मैथमेटिकली कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशो हम क्या करते हैं, इमेज की रेशो, इमेज की जो हाइट है, यानी वही लेंथ के अकॉर्डिंग हो गई, इमेज की हाइट की रेशो ऑब्जेक्ट की हाइट की रेशो के साथ फाइंड आउट करते हैं। यानी मैग्निफिकेशन में बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, दैट इज एच डैश से डिनोट कर देंगे, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे डिनोट कर देंगे। और मैग्निफिकेशन को हम क्या करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, यानी एम हमारे पास क्या हो गया, एच डैश बाय एच हो गया। जहां पे एच डैश क्या है आपके पास, हाइट ऑफ इमेज, अपॉन एच क्या है आपके पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, इनकी साइन कन्वेंशंस थी, तो मैग्निफिकेशन जो एम है, एम की भी प्रॉपर साइन कन्वेंशंस होंगी। वो भी हम देखेंगे क्या साइन कन्वेंशंस होंगी। पहले हम अभी सारे फार्मूलाज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ ये एक फार्मूला नहीं है, और भी फार्मूले हमारे पास। तो ये जो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, ये फार्मूला है हाइट की फॉर्म में, एच डैश बाय एच, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट की फॉर्म में। एक फार्मूला भी हम फाइंड आउट करेंगे कि इमेज का डिस्टेंस मिरर से यानी पोल से कितना है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना है, उसे हम यू और वी से डिनोट करते हैं। एक हम फार्मूला डिराइव करेंगे अभी यू और वी की फॉर्म में। तो ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा एम इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। ठीक है जी, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। अच्छा, ये भी हमने रे डायग्राम किया था जब हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था, वहां पे बोला था कि इसको ध्यान में रखना, यहीं से मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला लेकर के आएंगे। क्या था, ऑब्जेक्ट का नाम हमने ए बी दिया था, और जो इमेज की फॉर्मेशन हुई थी उसका नाम ए डैश बी डैश था। वहां पे हमने क्या प्रूव किया था कि ये आपके पास ट्रायंगल्स कौन सी लेंगे हम, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो क्या ट्रायंगल हम लेंगे, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ध्यान से देखो, हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा। अगर इस एंगल की बात करें, यहां से इंसिडेंट रे आई थी आपके पास, तो ये एंगल आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और पोल से ऐसे ही रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास से ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई थी, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, यानी इस ट्रायंगल में ये दूसरे एंगल भी इक्वल हो गए। भाई जब दो एंगल्स इक्वल हो गए ट्रायंगल के, तो थर्ड एंगल भी हमारा इक्वल आएगा, जिससे ये ट्रायंगल्स क्या प्रूव हो गई थी, सिमिलर प्रूव हो गई थी हमारे पास ट्रायंगल। तो हमने क्या किया था, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ली थी, हाइट की रेशो हाइट के साथ और बेस की रेशो हमारे पास बेस के साथ। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, हाइट की हाइट के साथ, और बेस क्या हो जाएगा आपके पास, पी बी डिवाइडेड बाय पी बी डैश। ऐसे नहीं, हमने ए डैश बी डैश लिया है तो बेस भी इसी का लेंगे पहले, दैट इज पी बी डैश बाय पी बी। मैथमेटिक्स में किया है हमने बहुत, तो गलती नहीं करनी, पी बी डैश बाय पी बी। अब इन सबकी वैल्यूज प्लेस कर दो। देखो ए बी दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम डिनोट कर देंगे एच से, और ये हमारे पास क्या, इसे हम डिनोट कर देंगे एच डैश से। अब ध्यान से देखो बेटा, ए डैश बी डैश ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, नीचे की तरफ। तो साइन कन्वेंशन हमने क्या किया है कि प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो जो हम हाइट मेजर करते हैं वो नेगेटिव होती हैं, यानी जो एच डैश हम यहां पर वैल्यू प्लेस करेंगे वो क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव, दैट इज माइनस ऑफ एच डैश डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन तो अपवर्ड है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड मेजर करेंगे, दैट विल बी योर एच इज इक्वल्स टू पी बी डैश।
पी बी डैश इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। किससे डिनोट करते हैं हम? V से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड है, देखो पी बी डैश, आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, यानी इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या साइन लेते हैं हम? नेगेटिव का साइन लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाय पी बी है, पी बी दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। अब इसके लिए देखो आपको कहां मूव करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा। इट विल बी योर माइनस ऑफ यू। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एच डैश बाय एच, ये माइनस इज इक्वल्स टू वी बाय यू। हम नेगेटिव दूसरी साइड ले जाएंगे, क्योंकि अभी हमने मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला किया है? हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किया है एच डैश बाय एच, यही फॉर्मूला किया हमने मैग्निफिकेशन का। तो माइनस उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? एच डैश बाय एच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाय यू। एच डैश बाय एच क्या था आपके पास? मैग्निफिकेशन, यानी ये क्या बन गया आपके पास? एम। एम का एक और फॉर्मूला हो गया माइनस ऑफ वी बाय यू, यानी ये किसकी टर्म्स में आपके पास? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, दैट इज एम इज इक्वल्स टू एच डैश बाय एच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाय यू। क्लियर हो गई? अच्छा, अभी और भी फॉर्मूलाज है, खत्म नहीं होंगे। हमने किसकी फॉर्म में निकाला? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब फोकल लेंथ की फॉर्म में भी आ जाता है। कभी कभी ये बता देते हैं फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया जाता है, फोकल लेंथ और इमेज का डिस्टेंस दे दिया जाता है, यानी एफ और यू दे दिया जाता है, एफ और वी दे दिया जाता है। तो उसकी फॉर्म में भी हमने फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, दैट इज एफ, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी यू। तो यहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे? सबसे पहली चीज हम अप्लाई करेंगे हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। यहां पर ध्यान रखना, हमने क्या करना है कि एफ तो हमारे पास है ही, इसमें वी और यू दोनों है, लेकिन हमने किसकी फॉर्म में फाइंड आउट करना है? एफ के साथ यू की फॉर्म में फाइंड आउट करना है हमारा रिलेशन। तो पूरी इक्वेशन को जिस फॉर्म में फाइंड आउट करना है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पूरी इक्वेशन को हम यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास? मल्टीप्लाई बाय यू, यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? यू बाय एफ इज इक्वल्स टू यू बाय वी प्लस यू बाय यू। यू बाय यू तो 1 हो गया आपके पास। क्लियर हो गई इतनी बात? तो u बाय एफ इज इक्वल्स टू यू बाय वी प्लस 1 दूसरी तरफ ले जाओ, 1 को दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या मिल जाएगा आपके पास? u बाय वी इज इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी u बाय एफ माइनस ऑफ 1। अगर अब आप एलसीएम लेते हो, दैट इज एफ आप एलसीएम लोगे तो कितना होगा आपके पास? u माइनस एफ, यही हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपके पास? सॉरी v नहीं, ये u होगा, दैट इज u बाय v। अब ध्यान से देखो, हमारे पास मैग्निफिकेशन जो थी वो तो माइनस ऑफ v बाय यू थी, यानी माइनस और v बाय यू। तो यानी हमारे पास तो u बाय v हो रहा है, पहले इसको v बाय यू करते हैं, यानी v बाय यू करेंगे, इधर हम इन्वर्स करेंगे तो उस साइड भी इन्वर्स हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा आपके पास? f अपॉन u माइनस एफ। क्लियर हो गई? अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या था? माइनस ऑफ v बाय यू था, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपके पास? माइनस ऑफ v बाय यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f बाय u माइनस एफ। अच्छा, अगर सपोज माइनस को हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, देखो माइनस का मतलब क्या, चाहे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो चाहे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो 1, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा? माइनस v बाय यू। ये क्या हो गया? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू f बाय u नेगेटिव हो जाएगा और f पॉजिटिव का हो जाएगा, तो f को पहले लिख देंगे f माइनस u, यानी ये आपके पास रिलेशन आ गया मैग्निफिकेशन का, किसमें? फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये डायरेक्ट फॉर्मुलास हमने याद रखने, m इज इक्वल्स टू f बाय f माइनस u। क्लियर हो गया इतना? अब यही एक और रिलेशन हम करेंगे, फोकल लेंथ मिरर की होगी और यहां पर u की जगह क्या होगा हमारे पास? v होगा, यानी फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। सेम तरीका हम करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। इस बार v की फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय v क्या मिल जाएगा हमारे पास? v बाय एफ
इज इक्वल्स टू v बाय v प्लस v बाय u। v बाय v 1 हो जाएगा, दैट इज v बाय f प्लस, सॉरी इधर इक्वल टू 1 प्लस v बाय u। हम v बाय u को एक तरफ लिखते हैं, 1 को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो माइनस में हो जाएगा हमारे पास। तो क्या मिल जाएगा, v बाय u इज इक्वल्स टू v बाय f माइनस ऑफ 1। इतनी बात ओके हो गई। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, v बाय u इज इक्वल्स टू एलसीएम f आ गया, दैट इज v माइनस f। अच्छा, हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या था, वो तो माइनस ऑफ v बाय u था, दोनों तरफ माइनस है, मल्टीप्लाई कर दो, यानी माइनस ऑफ v बाय u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v माइनस f बाय f। तो ये तो m बन गया मैग्निफिकेशन, तो m इज इक्वल्स टू माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो v नेगेटिव हो जाएगा और f पॉजिटिव हो जाएगा। तो f को पहले लिख देंगे, दैट इज f माइनस ऑफ v बाय f। एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तुमने 4 फॉर्मूलाज किए, कौन कौन से, m इज इक्वल्स टू h डैश बाय h इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u इज इक्वल्स टू f बाय f माइनस u इज इक्वल्स टू f माइनस v बाय f। 4 फॉर्मूलाज कौन कौन से, h डैश बाय h, माइनस ऑफ v बाय u, f बाय f माइनस u, f माइनस v बाय f। हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा जी, ये तो देखो सिर्फ आपके पास वेरिएबल्स हो गए, h डैश v u f u v, इस तरह से। जब आपने इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है, सपोज कहता है जी इमेज की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, यानी जो वैल्यूज दी जाएंगी, तो जब आपने वैल्यूज प्लेस करनी है ना, तो आपने बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन साथ में लगानी है आपने। सपोज कनकेव मिरर है, बोलते हैं कनकेव मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो यहां पे जब आप f प्लेस करोगे तो -20 प्लेस करोगे, क्योंकि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें भूलना नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर हो गई। तो यही बात वो बोलेगा, वाइल प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नोन, जो आपको पता है, यानी जो पता कैसे है, जो क्वेश्चन में दी गई है, जो पता है, देयर साइन कन्वेंशंस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी उनके वैल्यूज प्लेस करते टाइम आपने साइन कन्वेंशन साथ में लगानी है। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत क्लियरली ये चीज पता चलेगी हमें। अच्छा, कोई टर्म हमें नहीं पता, अब जब नहीं पता तो उसके बारे में कैसे करेंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। उसका जब आप पूरा फॉर्मूला वैल्यूज प्लेस करोगे, सॉल्व करोगे, तो जो चीज अननोन है, जिसके बारे में नहीं पता, उसका साइन अपने आप आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग द फॉर्मूला। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही कह रहा है, डू नॉट गिव एनी साइन टू अननोन क्वांटिटी, जो आपको नहीं पता उसको पहले से कुछ भी साइन नहीं देना, उसको एज इट इज वेरिएबल ही छोड़ देते हैं हम। पर जब वैल्यूज हम प्लेस करते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, द साइन विल ऑटोमेटिकली अपीयर इन द फाइनल रिजल्ट। जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा उसमें उस अननोन क्वांटिटी का साइन अपने आप हमें मिल जाएगा, तो वहां हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात। हमने फॉर्मूलाज कर लिए, m इज इक्वल टू h डैश बाय h माइनस ऑफ v बाय u इज इक्वल टू f बाय f माइनस u इज इक्वल टू f माइनस v बाय f। इसमें एक चीज आपको बता दी जाए भाई, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, आपके जो रे डायग्राम्स हैं जो आपने ड्रॉ किए थे कनकेव मिरर को लेकर के, कन्वेक्स मिरर को लेकर के, इमेजेस कैसी बनी थी, वो रे डायग्राम्स इतने ज्यादा हेल्पफुल हैं आप सोच भी नहीं सकते। एक इलस्ट्रेशन हम यहां पर करते हैं, देखना रे डायग्राम हम कैसे अप्लाई करते हैं उसमें अभी हम बात करते हैं वैल्यूज ऑफ m एंड नेचर ऑफ इमेज। अभी उसी से रिलेट करेगा सारा का सारा। हमने बात की थी m की भी साइन कन्वेंशन होगी, और इमेज कैसी बन रही है, बड़ी छोटी, उस पर डिपेंड करेगा। चलो देखते हैं। हमने अभी तक m का फॉर्मूला क्या किया, m इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u। ये दो बातें की हमने यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर है भाई, ऑब्जेक्ट जो है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस से अबव रखते हैं, ओरिएंटेशन हमारी अपवर्ड होती है, तो जो h की वैल्यू है वो हमारी हमेशा और हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हम। साथ ही साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, ऑब्जेक्ट हमेशा हम क्या करते हैं, हमारे मिरर के लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, यानी इंसिडेंट रे मूव करेगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हमें जाना पड़ेगा फ्रॉम लेफ्ट टू इंसिडेंट रे मूव करती है आपकी लेफ्ट टू राइट, और हमें मूव करना पड़ेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के कहां पड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो u जो है, u हमारा हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमें ध्यान रखना है।
अब रही बात एच डैश की और वी की, इसके बेसिस पर अब पता चलेगा सब कुछ कि क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा। अब सपोज हम कहते हैं कि हमारा m जो है वो पॉजिटिव आया, तो इन दोनों फॉर्मूलाज में ध्यान से देखो। पहली बात h पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव है तो इसका मतलब h डैश भी पॉजिटिव होगा। भाई h डैश पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब इमेज भी आपकी ऊपर की तरफ बनेगी, यानी इरेक्ट बनेगी। और रे डायग्राम से अभी तक हमने क्या देखा था कि इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वर्चुअल के लिए क्या था आपके पास v, ध्यान से देखना v आपके पास वर्चुअल के लिए कैसे आएगा। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, u नेगेटिव, भाई u तो नेगेटिव हो गया, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, ये बार का माइनस और u का माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब m पॉजिटिव के लिए v भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी मिरर से हमें राइट साइड मूव करना है, यानी मिरर के पीछे बैक साइड। भाई मिरर के बैक साइड तो रिफ्लेक्टिंग रेज मिलती ही नहीं, वो तो हमें बैक ड्रॉ करना पड़ता था। बैक ड्रॉ करते थे तो वर्चुअल इमेज मिलती थी, कंफर्म हो गया। अभी हमने देखा कि एच डैश पॉजिटिव होने चाहिए, यानी इरेक्ट इमेज तो हमेशा वर्चुअल होती है। यहां से भी कंफर्म हो गया कि v हमारे पास पॉजिटिव होगा, यानी मिरर की बैक साइड मूव करना पड़ेगा, वहां पे तो हम बैक ड्रॉ करते थे तो वर्चुअल। तो अगर m पॉजिटिव है तो इमेज हमारी कैसी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी। कैसे फाइंड आउट किया हमने, रे डायग्राम से। रे डायग्राम हमारे दिमाग में रहने चाहिए। अब आगे बात करते हैं, अगर m नेगेटिव हुआ हमारा, देखो h पॉजिटिव, इसका मतलब h डैश नेगेटिव होना चाहिए इस केस में। तो अगर h डैश नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज कैसी थी हमारी, रियल थी, वो तो यहीं से पता चल जाता है, हमने रे डायग्राम में याद कर रखा है। यहां से भी वेरीफाई कर लेते हैं। भाई u नेगेटिव, u का नेगेटिव और ये नेगेटिव, वो तो कैंसिल आउट हो गया। अगर अब m नेगेटिव चाहिए तो v नेगेटिव चाहिए, यानी मिरर से हमें लेफ्ट हैंड साइड ही मूव करना पड़ेगा, और वहां पे एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड ही हमें रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, क्योंकि टकरा के वापस वहीं जाती हैं। अब जब वहीं हम जा रहे हैं, इमेज भी वहीं बन रही है, तो इसका मतलब पक्का रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट की है। एक्चुअल इंटरसेक्ट की है मतलब रियल इमेज मिली होगी हमें। तो बात वही आ गई कि एच डैश नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज रियल होती है, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। तो हमारे पास नेचर क्या आ गया, अगर m नेगेटिव है हमारे पास तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर हो गई इतनी बात। तो दोनों साइन कन्वेंशन हमें ध्यान में आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव की। अभी हमें याद कर लेनी है वैल्यूज, ऐसा नहीं है कि वहां पे सोचने बैठे हुए क्या होगा, हमें याद होने चाहिए रिजल्ट कि m पॉजिटिव मींस वर्चुअल एंड डायरेक्ट, m नेगेटिव मींस रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो होगी साइन कन्वेंशन की बात। अब बात करते हैं हम मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर हम बात करते हैं, देखो m मोड लिया, यहां पे अब साइन की बात नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी। m ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब पक्का न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर ज्यादा मतलब इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से, यानी कैसा नेचर होगा, मैग्नीफाइड, यानी बड़ी, मैग्नीफाइड, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी हमारे पास, तो इमेज इज मैग्नीफाइड। दूसरा केस हो जाएगा हमारे पास m लेस देन 1, यानी मोड लेस देन 1, हम साइन कंसीडर नहीं कर रहे। अगर m लेस देन 1 है तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास क्या होगा, यानी इमेज, यानी न्यूमरेटर हमारा लेस है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी इमेज का साइज छोटा है, मतलब इमेज कैसी बनेगी हमारी, डिमिनिश्ड बनेगी, स्मॉल साइज्ड होगी, तो इमेज इज डिमिनिश्ड। बातें याद रखनी है, बार बार बोला जा रहा है आपको। लास्ट केस एक बन सकता है हमारे पास m इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 मतलब आपके पास h डैश और h इक्वल है, यानी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है। भाई अगर ऐसा है तो आपके पास प्लेन मिरर भी हो सकता है, पहली बात। आपके पास कनकेव मिरर भी हो सकता है। अब कनकेव मिरर में सोचो जरा, रे डायग्राम, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी हमारी बनी थी एट सी और इक्वल साइज्ड थी, इक्वल साइज्ड। तो यहां पे आपके पास इमेज कैसी होगी, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ध्यान से, अब कैसे पता चलता है, देखो हमें मोड से तो पता लग गया। अगर सपोज वो कह रहा है m इज इक्वल्स टू +1 और m इज इक्वल्स टू -1, फटाफट से जरा अपने दिमाग में सोच के देखो मिरर्स कौन कौन से हैं। भाई m इज इक्वल्स टू +1 और m इज इक्वल्स टू -1, यानी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है। तो प्लेन मिरर भी हो सकता है, कनकेव मिरर भी हो सकता है। प्लेन मिरर में तो कहीं पे भी रखो m इक्वल टू 1 ही मिलता है। कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर थी। दोनों केस में साइज क्या थे इनके, इक्वल थे। अब ध्यान में, ये दोनों के लिए हमारे पास 1 1 आता है, तो आंसर कहां से मिलेगा आपको, साइन से। +1 यानी इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। प्लेन मिरर में इमेज इरेक्ट बनती है, तो यानी ये आपके पास क्या हो गया, प्लेन मिरर। और नेक्स्ट है -1, तो कनकेव मिरर में जरा ध्यान से देखो, इक्वल साइज बनती है पर इमेज इन्वर्टेड थी, यानी h डैश आपका नेगेटिव था, तो m की वैल्यू नेगेटिव आई। तो ये आपके पास कैसे पता लग गया भैया, कनकेव मिरर है।
समझ में आ रही है बात? इसी तरह से रे डायग्राम हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक इलस्ट्रेशन भी कर लेते हैं हम। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, फाइंड द इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे? नेचर ऑफ मिरर का नेचर बताना है हमें, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, चलो ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब बताना है। क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन इज -5, m जो है वो -5 है। ध्यान से देखो, एक तो नेगेटिव है, नेगेटिव यानी इमेज कैसी बनने वाली है आपकी, इन्वर्टेड बनने वाली है, उल्टी बनने वाली है। और मोड देखो, मोड जो है वो 5 है, ग्रेटर देन 1 है यानी मैग्नीफाइड बनने वाली है। अब ध्यान से सोचो बेटा, प्लेन मिरर हमेशा इक्वल साइज की इमेज बनाता है, हमेशा और हमेशा इक्वल साइज की इमेज बनाता है प्लेन मिरर, कभी बड़ी इमेज नहीं बनाता। कन्वेक्स मिरर वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, बड़ी इमेज सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर बनाता है। तो पहली बात कि मोड m 5 है यानी ग्रेटर देन 1 है, तो पहला हमारे पास आंसर आ गया कि नेचर ऑफ मिरर क्या है हमारे पास, कनकेव मिरर, पहली चीज। दूसरी बात पूछता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई कनकेव मिरर 2 बार बड़ी इमेज बनाता है, कब कब? ध्यान से रे डायग्राम सारे अपने दिमाग में घुमा लो। बड़ी इमेज कब कब बनी थी? एक केस आपके पास था जब ऑब्जेक्ट थी बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में ऑब्जेक्ट थी, तब बड़ी इमेज बनी थी। और एक केस था आपका जब ऑब्जेक्ट थी बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के केस में, तब भी बड़ी इमेज बनी थी। पर दोनों केस में ध्यान दो जरा, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन C और F के बीच में थी तब इमेज बनी थी इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनी थी और बड़ी बनी थी, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनी थी। और जब ऑब्जेक्ट थी बिटवीन P और F, इसके बीच में थी, तो इमेज बनी थी इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनी थी। 2 केस हो गए भाई, मैग्नीफाइड तो दोनों में मिल रहा है हमें, एक केस में इन्वर्टेड और एक के केस में इरेक्ट। अब m का साइन देखो, साइन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड, यानी ऑब्जेक्ट कहां पड़ी हुई है, बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो सेकंड का आंसर मिल गया आपको पास, ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन C एंड F। दूसरे का भी आंसर मिल गया। देखो पूरे इसका आंसर हमें रे डायग्राम से मिल रहा है। तीसरी चीज कहता है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। भाई पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, अब ये तो रे डायग्राम में सारा याद होना चाहिए, रे डायग्राम दिमाग में बना लो। इमेज कहां थी आपकी, बियॉन्ड C थी, तो तीसरे के केस में आपके पास क्या आ गया, बियॉन्ड C। पोजीशन हो गई। नेचर क्या था आपके पास, रियल इमेज थी, ध्यान से देखो जरा, रियल इमेज थी और इन्वर्टेड थी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साथ में क्या थी आपकी, मैग्नीफाइड। वो तो देखो उसने 5 दे ही दिया, तो वो वहां से जो हमें ये डाटा तो पता चल ही जाता है मैग्नीफाइड का। तो ये इलस्ट्रेशन आपको इसलिए करवाई गई है कि हमें रे डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस पता चल जाए। अगर रे डायग्राम अभी भी अच्छे से नहीं किए तो आगे लेक्चर्स मूव करने से पहले अपने रे डायग्राम्स क्लियर करो, आफ्टर दैट कंटिन्यू करो अपने लेक्चर्स। ठीक है जी, तो ये लेक्चर हमारा था मैग्निफिकेशन को लेकर के, एक इलस्ट्रेशन भी करवा दी जिससे आपको रे डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस पता चली होगी। ठीक है जी, इस लेक्चर में अभी इतना ही।